आपके घर के किसी पुराने बक्से में या किसी पुरानी फाइल में दबा, शायद जमीन के कागजों के साथ या दादाजी की वसीयत के तौर पर एक दस्तावेज पड़ा है। एक पुराना पीला पड़ चुका कागज, शायद नीला, शायद हरा। उस पर एक शाही मोहर है, कुछ अस्पष्ट लिखावट है और एक कीमत है, 8 आना, 5 रुपए, 50 रुपए। आप उसे देखकर सोचते हैं यह बस एक पुराना कागज है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो कागज, वो महज एक कागज नहीं है, वो एक टाइम कैप्सूल है। वो गवाह है एक ऐसे सौदे का जिसने किसी की जिंदगी बनाई या बिगाड़ी। वो सबूत है एक ऐसे वादे का जिस पर सल्तनतें टिकी थीं। वो एक अदृश्य जंजीर है जिसने पीढ़ियों को कर्ज में डुबो दिया था। ये कहानी है भारत के स्टैम्प पेपर की। ये कहानी है उस कानूनी धागे की जिसने हमारे देश के हर जमींदार, हर किसान, हर राजा और हर रैयत को एक दूसरे से और एक विदेशी हुकूमत से बांध रखा था। आज हम कोई गजट याद है सूचना नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम उस कागज की कहानी खोल रहे हैं जिस पर वो सारे गजट लिखे जाते थे। ये वो कागज है जिसने भारत के कानूनी अतीत को अपने सीने में दफन कर रखा है। नमस्कार और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उस दस्तावेज की चीरफाड़ करेंगे जिसे हम सब ने देखा है पर शायद कभी पढ़ा नहीं। हम स्टैम्प शब्द सुनते ही डाक टिकट के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये वो स्टैम्प नहीं है, ये एक अलग ही दुनिया है। तो सवाल ये उठता है कि किसी सौदे को पक्का करने के लिए एक कागज के टुकड़े पर अलग से पैसा देने का ये रिवाज, ये सिस्टम शुरू कहां से हुआ। इसके लिए हमें भारत से बहुत दूर 17वीं सदी के यूरोप में जाना होगा, नीदरलैंड्स। कहा जाता है कि 1624 में डच सरकार ने पैसे जुटाने का एक नया बड़ा ही चालाकी भरा तरीका इजाद किया। उन्होंने कहा कि हर कानूनी दस्तावेज, चाहे वो शादी का कॉन्ट्रैक्ट हो, जमीन का बैनामा हो या कोई रसीद हो, उसे एक खास मोहर लगे कागज पर ही होना होगा और उस कागज के लिए आपको सरकार को टैक्स देना होगा। ये आइडिया इतना सफल हुआ कि इसने पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लिया। इंग्लैंड ने इसे अपनाया और फिर इस आइडिया ने समंदर पार किया। ये जहाज पर चढ़कर भारत आया। भारत में अंग्रेजों के पैर अभी जम ही रहे थे। साल था 1797। ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसों की सख्त जरूरत थी। उन्हें अपनी फौज बढ़ानी थी, जंग लड़नी थी और जाहिर है अपनी तिजोरियां भरनी थी। उन्होंने अपना वही पुराना यूरोपी दांव चला। उन्होंने बंगाल रेगुलेशन 6 ऑफ 1797 जारी किया। यह भारत की धरती पर स्टैम्प ड्यूटी का पहला आधिकारिक कानून था। शुरुआत में यह सिर्फ बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लागू हुआ। अंग्रेजों ने कहा कि यह अदालती फीस जमा करने का एक आसान तरीका है, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अंग्रेजों को इस कागज की असली ताकत का अंदाजा हो गया था। यह सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, यह कंट्रोल करने का, निगरानी रखने का जरिया था। कल्पना कीजिए 18वीं सदी का भारत। ज्यादातर सौदे जुबानी होते थे, वचन की कीमत थी। जमींदार और किसान के बीच, साहूकार और कर्जदार के बीच भरोसे पर काम चलता था। लेकिन अब अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, अगर तुम्हारी जबान पर, तुम्हारे वादे पर कानूनी मुहर नहीं है तो हमारी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं। हर छोटे बड़े सौदे को अब लिखत पढ़त में लाना जरूरी हो गया और हर लिखत पढ़त के लिए आपको सरकार को पैसा देना पड़ता था। देखते ही देखते 1814 तक इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। 1815 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी इसकी चपेट में आ गई। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से भारत की नब्ज पकड़ ली थी। भारत एक ऐसा देश था जहां जमीन, जायदाद और विरासत के झगड़े सदियों से चले आ रहे थे और अब हर झगड़े के सबूत के लिए, हर सुलहनामे के लिए आपको अंग्रेजों के खजाने में पैसा डालना पड़ता था। ये कागज, ये स्टैम्प पेपर महज एक टैक्स नहीं था, ये भारत के आम आदमी की जिंदगी में ब्रिटिश हुकूमत का सीधा दखल था। अगले 100 सालों तक
स्टाम्प ड्यूटी का ये जाल फैलता गया। अलग अलग प्रेसिडेंसी, अलग अलग कानून, ये सब बहुत उलझा हुआ था। फिर आया साल 1899। भारत पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं बल्कि सीधे महारानी विक्टोरिया का राज था। ब्रिटिश हुकूमत अपनी पूरी ताकत में थी। उन्हें एक यूनिफॉर्म यानी एक समान सिस्टम चाहिए था, एक कानून जो पूरे ब्रिटिश इंडिया पर लागू हो। गजट ऑफ इंडिया 1899। इस साल पेश किया गया द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 1899। ये वो दस्तावेज है जिसने भारत के कानूनी और वित्तीय लेन देन का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। आज आजादी के 75 सालों बाद भी हमारा मौजूदा स्टैंप एक्ट इसी 1899 के कानून की बुनियाद पर खड़ा है। ये गजट, ये एक्ट, ये था क्या? ये 100 से ज्यादा पन्नों का एक विस्तृत दस्तावेज था जिसने साफ साफ बताया कि किस दस्तावेज पर कितना स्टैंप लगेगा, बॉन्ड पर कितना, प्रॉमिसरी नोट पर कितना, जमीन की रजिस्ट्री पर कितना, वसीयत पर कितना, यहां तक कि अगर आप किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा। इसने स्टैंप पेपर्स को 2 हिस्सों में बांटा। पहला था इम्प्रेस्ड स्टैंप, यानी वो कागज जिसे हम स्टैंप पेपर कहते हैं, एक ऐसा कागज जिस पर सरकार ने पहले से ही अपनी मोहर लगा दी है, एक डिजाइन छाप दिया है और उसकी कीमत लिख दी है। आपका पूरा एग्रीमेंट इसी कागज पर टाइप या लिखा जाएगा। दूसरा था एडहेसिव स्टैंप, यानी गोंद वाले टिकट, जैसे हमारे डाक टिकट होते हैं, लेकिन ये अलग थे। इन्हें कोर्ट फी स्टैंप या रेवेन्यू स्टैंप कहा गया। आप अपना एग्रीमेंट सादे कागज पर लिखिए और ऊपर से तय कीमत का ये टिकट चिपका दीजिए। ये कानून सिर्फ एक टैक्स दस्तावेज नहीं था, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग का एक नमूना था। जरा उन पुराने स्टैंप पेपर्स को देखिए, उन पर क्या दिखता है? एक तरफ इंडिया या ब्रिटिश इंडिया लिखा है, ऊपर महारानी विक्टोरिया का चेहरा या किंग जॉर्ज पंचम का चेहरा या किंग एडवर्ड का चेहरा। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। जब एक किसान अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए किसी साहूकार के पास जाता और उस 8 आने के स्टैंप पेपर पर अंगूठा लगाता, तो वो सिर्फ साहूकार को नहीं बल्कि उस कागज पर छपी महारानी को गवाह बना रहा होता था। वो ब्रिटिश ताज की सत्ता के आगे झुक रहा होता था। हर स्टैंप पेपर पर एक वाटरमार्क होता था ताकि कोई उसकी नकल न कर सके। उस पर एक सीरियल नंबर होता था। उसे बेचने के लिए सरकार लाइसेंस देती थी। ये एक फूल प्रूफ सिस्टम था सरकार की जेबें भरने के लिए। 1899 के इस एक्ट ने स्टाम्प ड्यूटी को ब्रिटिश राज के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना दिया था। ये सेना पर होने वाले खर्च के बाद रेवेन्यू का सबसे बड़ा स्रोत बन गया था। कानून बन गया, गजट छप गया, लेकिन इसका उस आम भारतीय पर क्या असर पड़ा जो शायद अंग्रेजी तो दूर अपनी भाषा में भी दस्तखत करना नहीं जानता था? यहां से शुरू होती है असली कहानी, वो कहानी जो सरकारी फाइलों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में लिखी गई। कल्पना कीजिए 1920 का कोई गांव, बुंदेलखंड या दक्कन का पठार। हरिया एक किसान है, सूखा पड़ा है, बेटी की शादी करनी है, उसे पैसे चाहिए। वो गांव के साहूकार लाला जी के पास जाता है। लाला जी कहते हैं पैसे मिल जाएंगे, लेकिन लिखत पढ़त होगी सरकारी कागज पर। वो सरकारी कागज है 10 रुपए का स्टैंप पेपर। अब यहां उस आम आदमी की मुश्किल समझिए। पहली मुश्किल, कीमत। आज हमें 10 रुपए कुछ नहीं लगते, लेकिन 1920 में 10 रुपए एक किसान के लिए हफ्तों की कमाई थी। यानी कर्ज लेने के लिए भी आपको पहले कर्ज लेना पड़ता था, सिर्फ उस स्टैंप पेपर को खरीदने के लिए। यह पहली चोट थी। दूसरी मुश्किल, दलाली और भ्रष्टाचार। स्टैंप पेपर हर जगह नहीं मिलते थे, वो मिलते थे सिर्फ शहर में सरकारी लाइसेंस वाले स्टैंप वेंडर के पास।
गांव का सीधा साधा किसान जब शहर जाता तो उसे स्टैंप वेंडर, वकील के मुंशी और टाइपिस्ट का एक पूरा इकोसिस्टम मिलता था। 10 रुपए का स्टैंप पेपर उसे 15 या 20 रुपए में मिलता था। तीसरी और सबसे खतरनाक मुश्किल, अज्ञानता। हरिया को पढ़ना लिखना नहीं आता। वो स्टैंप पेपर पर लिखे अंग्रेजी या उर्दू के उन जटिल कानूनी शब्दों को नहीं समझ सकता। लालाजी का मुंशी उस स्टैंप पेपर पर कुछ लिखता है। वो हरिया से कहता है, लिखो 100 रुपए का कर्ज 20% ब्याज पर। हरिया अंगूठा लगा देता है, लेकिन उस स्टैंप पेपर पर क्या लिखा था? क्या उस पर 100 की जगह 500 लिखा था? क्या उस पर ब्याज 20 की जगह 50% लिखा था? या क्या उस पर यह लिखा था कि अगर पैसा वक्त पर नहीं चुकाया तो हरिया की 2 बीघा जमीन सीधे लालाजी की हो जाएगी? हरिया नहीं जानता। उसे भरोसा है, या शायद उसके पास अंगूठा लगाने के सिवा कोई चारा नहीं है। यह स्टैंप पेपर जो कानून की नजर में सबूत था, वो असल में शोषण का सबसे बड़ा हथियार बन गया। लाखों किसान पीढ़ियों तक सिर्फ इसलिए कर्ज के जाल में फंसे रहे क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कागज पर अंगूठा लगाया था जिसे वो कभी पढ़ नहीं पाए। ये स्टैंप पेपर न्याय का प्रतीक नहीं था, ये सत्ता का प्रतीक बन गया था। जिसके पास स्टैंप पेपर खरीदने और उस पर लिखाने की ताकत थी, कानून उसकी जेब में था। और ब्रिटिश सरकार, वो इस सब से खुश थी क्योंकि सिस्टम चल रहा था। हर अंगूठे के साथ, हर सौदे के साथ उनका खजाना भर रहा था। ये सिर्फ किसानों की कहानी नहीं थी, ये हर उस आम आदमी की कहानी थी जिसे सिस्टम से काम पड़ा। आपको अपने बेटे को शहर पढ़ने भेजना है, एक रेंट एग्रीमेंट चाहिए, स्टैंप पेपर लाओ। आपकी वसीयत, स्टैंप पेपर पर। 2 भाइयों में जमीन का बंटवारा, स्टैंप पेपर लाओ। ये कागज आपकी जिंदगी का एक अदृश्य हिस्सा बन गया था, एक ऐसा हिस्सा जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते थे। हम 1899 के एक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन एक पेंच था। ब्रिटिश हुकूमत पूरे भारत पर राज करती थी, लेकिन पूरा भारत उनके सीधे कंट्रोल में नहीं था। ये था रियासतों का भारत, प्रिंसली स्टेट्स। हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर, जयपुर, त्रावणकोर, 500 से ज्यादा रियासतें। ये रियासतें अपने आंतरिक मामलों में आजाद थीं और इन्होंने अंग्रेजों के स्टैंप पेपर को पूरी तरह कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा, हम अपने स्टैंप खुद छापेंगे। और यहीं से हमारे संग्रह की सबसे दुर्लभ और खूबसूरत चीजें निकल कर आती हैं। जरा हैदराबाद रियासत के स्टैंप पेपर्स को देखिए। इन पर महारानी विक्टोरिया का चेहरा नहीं है। इन पर है 4 मीनार का निशान। इन पर उर्दू में निजाम हैदराबाद लिखा है। ग्वालियर के स्टैंप पेपर देखिए, सिंधिया राजघराने का नाग चिन्ह। जयपुर के स्टैंप पर पचरंगा झंडा। त्रावणकोर के स्टैंप पर शंख। ये स्टैंप पेपर्स ये सिर्फ टैक्स वसूलने के कागज नहीं थे, ये उन रियासतों के लिए अपनी संप्रभुता, अपनी आजादी की निशानी थे। ये अंग्रेजों को एक खामोश संदेश था कि आप यहां हैं, लेकिन यह हमारा राज है, हमारे कानून, हमारी मुहर। इन स्टैंप पेपर्स की अपनी एक अलग दुनिया थी। हैदराबाद के निजाम ने तो अपना खुद का पेपर मिल तक लगा लिया था ताकि स्टैंप के लिए उन्हें अंग्रेजों पर निर्भर न रहना पड़े। इन रियासतों के स्टैंप की कीमतें भी अलग थीं। आना के साथ साथ कहीं कहीं अपनी मुद्रा भी चलती थी। ये पैरेलल यानी समानांतर व्यवस्था 1947 तक चलती रही। ये स्टैंप पेपर्स हमें बताते हैं कि आजादी से पहले का भारत कैसा था। एक देश, लेकिन कई सत्ताओं में बटा हुआ। एक तरफ ब्रिटिश इंडिया का सख्त एक समान कानून और दूसरी तरफ रियासतों की अपनी शान, अपनी पहचान जो इन कागजों पर छपी हुई थी। आज की तारीख में इन रियासतों के स्टैंप पेपर्स कलेक्टर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ये उस भारत की कहानी कहते हैं जो अब नक्शों पर ही बाकी है।
वक्त बदला। 1947 में देश आजाद हुआ। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ 1899 का वो कानून वो नहीं गया। हमने द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 को लगभग जस का तस अपना लिया। बस एक बड़ा फर्क था, अब स्टैंप पेपर पर किसी विदेशी राजा या रानी का चेहरा नहीं था, उस पर था हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ की सत्यमेव जयते की मुहर। ये एक बड़ा बदलाव था। अब ये कागज शोषण का नहीं बल्कि आजाद भारत के न्याय का प्रतीक था। लेकिन सिस्टम की आत्मा वही रही, वही स्टैंप वेंडर, वही टाइपिस्ट, वही कानूनी भाषा और वही भ्रष्टाचार। दशकों तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। स्टैंप पेपर ब्लैक में बिकते रहे, रजिस्ट्री ऑफिसों के बाहर दलालों का राज चलता रहा, और फिर इस सिस्टम ने भारत के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक को जन्म दिया। एक नाम, अब्दुल करीम तेलगी। ये वो नाम है जिसने स्टैंप पेपर की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तेलगी ने क्या किया? उसने वो किया जिसके बारे में सरकार ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने नकली स्टैंप पेपर नहीं बनाए, उसने असली स्टैंप पेपर बनाए। जी हां, उसने नासिक में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से पुरानी खारिज की जा चुकी मशीनें खरीदी। उसने सरकारी अधिकारियों को घूस दी और हूबहू असली स्टैंप पेपर छापने शुरू कर दिए। ये घोटाला हजारों करोड़ का था। ये इतना बड़ा था कि कई राज्यों की सरकारें हिल गईं। तेलगी ने उस सिस्टम की सबसे कमजोर नस पकड़ ली थी जो 100 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी थी। वो नस थी फिजिकल पेपर पर निर्भरता। ये एक कागज ही तो था, और कागज नकल किया जा सकता है। इस तेलगी स्कैम ने भारत सरकार को नींद से जगाया। उन्हें समझ आया कि 1899 के इस कानून को अब 21वीं सदी में लाना ही होगा, और यहीं से जन्म हुआ ई स्टैंपिंग का। आज जब आप कोई घर खरीदते हैं या अग्रीमेंट करते हैं, तो आपको शायद वो पुराना शाही मोहर वाला कागज न मिले। आपको मिलता है एक कंप्यूटर जनरेटेड प्रिंट आउट, जिस पर एक यूनिक आईडी नंबर है, एक बार कोड है। आप उस नंबर को ऑनलाइन डालकर चेक कर सकते हैं कि ये असली है या नकली। तब बनाम अब की ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। तब स्टैंप पेपर एक उत्पाद था, एक कागज जिसे आप खरीदते थे। अब स्टैंप ड्यूटी एक सर्विस है। आप पैसा जमा करते हैं और आपको एक रसीद मिलती है, ई स्टैंप। तब पूरा सिस्टम अपारदर्शी था, वेंडर और दलाल के कब्जे में। अब सिस्टम पारदर्शी है, सब कुछ ऑनलाइन है, कम से कम कागज पर तो है। तब जाली स्टैंप बनाना या बैक डेटिंग यानी पिछली तारीख में स्टैंप खरीदना बहुत आसान था। अब ई स्टैंप पर तारीख और समय प्रिंट होता है जिसे बदलना नामुमकिन है। वो पुराने नीले और हरे कागज, वो शाही मोहरें, वो धीरे धीरे म्यूजियम का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन क्या सब कुछ बदल गया है? आज भी भारत के कई छोटे शहरों और कस्बों में वही पुराने स्टैंप वेंडर टाइपराइटर लेकर बैठे हैं। आज भी आम आदमी को एक एफिडेविट बनवाने के लिए 10 रुपए के स्टैंप के 20 रुपए देने पड़ते हैं। रूप बदल गया है, पर शायद रूह वही है। तो अगली बार जब आपके हाथ में वो पुराना पीला कागज आए, तो उसे महज एक कागज समझकर फेंक मत दीजिएगा। उसे पलट कर देखिए, उस पर छपी मुहर को महसूस कीजिए, उस पर लिखे साल को पढ़िए। वो 8 आने का स्टैंप पेपर शायद किसी किसान की पूरी जिंदगी का सौदा था। वो 100 रुपए का स्टैंप पेपर शायद किसी की आजादी की पहली लिखत थी। ये स्टैंप पेपर्स, ये भारत के कानूनी अतीत के वो मूक गवाह हैं जिन्होंने सब कुछ देखा है। उन्होंने साम्राज्य बनते और ढहते देखे हैं। उन्होंने परिवारों को जुड़ते और टूटते देखा है। उन्होंने जुबानी वादों को कानूनी जंजीरों में बदलते देखा है। ये सिर्फ रेवेन्यू नहीं है, ये इतिहास है। ये कहानी थी उस दस्तावेज की जो कानूनी था,
जो सबके सामने था। लेकिन उन दस्तावेजों का क्या जो कभी कानूनी थे ही नहीं? उन गजट और फाइलों का क्या जिन्हें सरकार ने खुद हमसे और आपसे छुपाया? क्या होता है जब एक दस्तावेज, एक किताब या एक रिपोर्ट इतने खतरनाक हो जाती है कि सरकार उसे बैन कर देती है, उसे प्रोस्क्राइब्ड यानी जब्त कर लिया जाता है? अगले एपिसोड में हम ब्रिटिश राज की सबसे खुफिया फाइलों में से एक को खोलेंगे। हम बात करेंगे प्रोस्क्राइब्ड पब्लिकेशंस की, वो किताबें और पर्चे जिन्हें रखना या पढ़ना देशद्रोह माना जाता था। हम देखेंगे वो दस्तावेज जिसे अंग्रेजों ने 50 साल तक 7 तालों में बंद रखा। एक ऐसा दस्तावेज जिसने अगर वक्त पर बाहर आ जाता तो शायद आजादी की कहानी कुछ और होती।